हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द पार्ट 2। जो हमारी सीरीज शुरू थी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स वाली, उसमें हम लोग ऐसे 220 का डिस्कशन कर रहे हैं। किस बारे में? स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सो स्पेसिफिकली पार्ट पहला वीडियो जो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, जो पार्ट 1 है रिगार्डिंग स्कोप ऑफ ऐसे 220, ठीक है। तो उसका ही कंटिन्यूएशन में दिस इज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 1 को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 2, 3 और 4। कंटिन्यूएशन में तीनों पैराग्राफ्स हम लोग एक जैसा बिल्कुल सही तरीके से और डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो वापस अपना फोकस यहाँ पर लेके आओ। और जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो में आ गए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा पार्ट 1 पहले आप देखो, ताकि आपको ऐसे 220 का बैकग्राउंड, इनिशियल बैकग्राउंड और पैराग्राफ नंबर 1 का कंप्लीट डिस्कशन पता चल जाए। एंड देन आप इस पार्ट नंबर 2 पे आइए। चलो अब मैं आपको लेके आता हूं पैराग्राफ नंबर 2। अभी दो सेगमेंट्स है यहाँ पर, ठीक है। पहला पैराग्राफ जो है वो है स्कोप ऑफ ऐसे 220 और यहाँ से शुरू होगा हमारा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड रोल ऑफ एंगेजमेंट टीम्स। बेसिकली जब स्कोप ऑफ ऐसे हमें केवल इतनी पढ़ाई करके भी समझ में आ जाता, लेकिन एक होलिस्टिकली एज अ सीए प्रोफेशनल जब हमें दुनिया प्रैक्टिकल दुनिया में काम करने जाना है, तो हमें ऐसे 220 का पैराग्राफ नंबर 1 के साथ साथ पैराग्राफ नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे। एंड अलोंग विद दैट पैराग्राफ नंबर A1 एंड A2 भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमें कंप्लीट पिक्चर जो है हमारी आंखों के सामने रिगार्डिंग स्कोप ऑफ ऐसे 220 तैयार होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल दैट इज पैराग्राफ नंबर 1 से 4 और पैराग्राफ नंबर A1 एंड A2 कंप्लीटली डिस्कस करने डिसाइड किया। सो लेट्स बिगिन विथ डिस्कशन ऑफ पैराग्राफ नंबर 2। पैरा 2 का हेडिंग क्या है आपका मित्रों? ऑडिट फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है। तो पैराग्राफ 2 हमें यह बताएगा कि जो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म होती है, जो ऑडिटिंग का काम एक्सेप्ट करती है और ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, उस फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऑडिट फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स दैट हेल्प टू परफॉर्म द ऑडिट इन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड क्रेडिबल मैनर। तो मित्रों पैराग्राफ नंबर 2 जो है वो हमें ऑडिट फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा, और पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो हमें एंगेजमेंट टीम का रोल बताएगा इन इंप्लीमेंटिंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। तो ऑडिट फर्म जो है वो एस्टैब्लिश एंड मेंटेन करेगी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, और एंगेजमेंट टीम जो है वो इंप्लीमेंट करेगी। यहां पर एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस है और यहां पर इंप्लीमेंटेशन है। तो ऑडिट फर्म जो है वो एस्टैब्लिश एंड मेंटेन करेगी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, एंड एंगेजमेंट टीम जो है, जो एक्चुअल टीम है, जो एक्चुअली वो सिंगुलर ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करने जाएगी, ऑडिट का काम करने जाएगी, उसका रोल होगा इंप्लीमेंटिंग द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय द ऑडिट फर्म। तो ये ऑडिट फर्म जो है, ये कलेक्टिव हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे फर्म की, और एंगेजमेंट टीम जब भी बात होगी तो स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट की बात होगी। ये बेसिक चीजें आप ध्यान में रखना। तो पैराग्राफ 2 में पॉइंट नंबर 1 क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट फर्म। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट फर्म। तो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड सिस्टम्स, उससे रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश एंड मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट फर्म की होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में आपको पता चलेगा ऑब्लिगेशन अंडर SQC 1। अब ये वाला जो पोर्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट फर्म, ये ऐसे 220 का पोर्शन है, और इसी के साथ साथ ऐसे 220 के साथ साथ आपको SQC 1 भी पढ़ना है, क्योंकि उसमें भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स दी गई है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। जो भी आपका क्वालिटी कंट्रोल है वो दो लेवल्स पर आपके लिए काम करता है। क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स है। वो दो स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? सबसे पहला तो आपका आएगा SQC 1, जो है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। और यहां पर आपका आएगा क्वालिटी कंट्रोल के लिए ऐसे 220।
दो लेवल पे आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, SQC 1 वाला जो पोर्शन है, वो एप्लीकेबल रहेगा ओवरऑल फॉर्म के लिए, यानी कंप्लीट फॉर्म के लिए ये अप्लाई करेगा, और ये ऐसे 220 अप्लाई करेगा स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट के लिए। ठीक है, ये बेसिक आपको बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। ये सीए फाइनल लेवल पे भी आपको आने वाला है, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे भी ऐसे 220 और SQC 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं। अब जब हम ओवरऑल फॉर्म की बात करते हैं तो हम यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं उसको पहले समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक सिंबॉलिकली बताने के लिए यहाँ पर एक बिल्डिंग निकालता हूँ जो रिजेंबल करेगी आपके ऑफिस बिल्डिंग को। तो ये ऑफिस बिल्डिंग मतलब आपकी फर्म हो गई। इस फर्म में हो सकता है 10 प्रकार के ऑडिट होंगे। तो ये जो SQC 1 है, SQC 1 जो है ये इन 10 ऑडिट पूरे पूरे के पूरे फर्म को अप्लाई करेगा। ठीक है, अब जब हम स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट की बात करेंगे तो हो सकता है इन 10 ऑडिट में से हम केवल ऑडिट नंबर 9 की बात करेंगे, यानी क्लाइंट नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। तो ये जब भी हम ऐसे 220 अप्लाई करेंगे, हम इंडिविजुअली इन ऐसे 220 हम इंडिविजुअली इन क्लाइंट एंड उनके ऑडिट को अप्लाई करने वाले। ऐसे 220 कभी भी इन इट्स एंटायरिटी पूरे फर्म में अप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे 220 का जो एप्लीकेशन है वो केवल और केवल सीमित किया गया है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। और SQC 1 का जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है, वो आपको कंप्लीट फर्म में अप्लाई होने वाला है। अब फर्म में जो होगा, आपका ऑडिट भी होगा, आपके रिव्यू भी होंगे, आपके एश्योरेंस एंगेजमेंट भी होंगे, यानी फर्म में जितना भी काम होगा वो पूरा का पूरा फॉर्म, पूरा का पूरा काम SQC 1 में बताए गए क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से होना चाहिए। अब मैंने आपको एकदम बेसिक ब्रॉड लैंग्वेज में ओवरव्यू बताया ताकि आपके दिमाग में एक क्लैरिटी बन सके कि SQC 1 क्या है और ऐसे 220 क्या है। ऐसे 220 केवल और केवल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक सीमित है। SQC 1 ओवरऑल फॉर्म में जितना भी काम होगा उन सारे कामों में एंड इंटरनल कल्चर में भी क्वालिटी कंट्रोल्स के लिए SQC 1 रिस्पॉन्सिबल होने वाला है, यानी वहां पर आपको गाइडेंस मिलने वाला है। तो ये बेसिक चीजें हमारी क्लियर हो गई। वापस आते हैं हम हमारे नोट्स में, और पैराग्राफ नंबर 2 में पॉइंट नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। Obligation under SQC 1. Under SQC 1, the firm has an obligation to establish and maintain system of quality control to provide it with reasonable assurance। तो यहाँ पर क्लियर कट बता दिया है कि जो आपकी ऑडिट फर्म है SQC 1 उसे मैंडेटरीली कहता है, ऑब्लिगेट करता है कि भाई साहब आपको अपने फर्म में सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा एंड मेंटेन करना पड़ेगा। एंड ये जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आप एस्टैब्लिश करोगे और मेंटेन करोगे, उससे आपको रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट होना चाहिए दो एस्पेक्ट्स के बारे में। कौन से दो एस्पेक्ट्स? पॉइंट नंबर A एंड B में बताए गए इन दोनों एस्पेक्ट्स में सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा आपके लिए रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट होना चाहिए कि आपकी सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सही तरीके से काम कर रही है। पॉइंट नंबर A में क्या कहता है? द फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो पहला रीजनेबल एश्योरेंस क्या मिलना चाहिए आपको सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल से? कि आपकी जो फर्म है और उसमें काम करने वाले जो इंडिविजुअल्स है वो सारे के सारे कंप्लाई करते हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। यानी ऑडिटिंग प्रोफेशन या चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन या ओवरऑल उस फर्म की जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, आपने इस तरीके की क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम सेटअप की है कि उसके तहत वो आपको मदद करती है टू कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। पॉइंट नंबर B, the reports issued by the firm or engagement partners are appropriate in the circumstances। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ये इंश्योर करनी चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट होना चाहिए कि आप जो काम करोगे उस काम को करने के बाद जो रिपोर्ट्स आप जनरेट करने वाले हो, चाहे वो एंगेजमेंट पार्टनर कोई स्पेसिफिक हो या ओवरऑल फर्म ने जितने भी ऑडिट रिपोर्ट्स या एंगेजमेंट रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट्स उन्होंने दिए हैं, वो रिपोर्ट्स गिवन सर्कमस्टांसेस में अप्रोप्रिएट है। यानी कभी भी कोई भी ऑडिटर या फर्म
उसने कभी भी इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन इशू नहीं किया है। इनएप्रोप्रिएट ऑडिट रिस्क ही हमारी सबसे बड़ी ये होती है कि ऑडिटर गलती से कभी भी इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस ना करे। इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, लेकिन उसके एग्जिस्ट करने के बाद भी ऑडिटर ने क्लीन ऑडिट ओपिनियन दिया है, क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन नहीं दिया है। इसका मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसने आइडेंटिफाई नहीं किया और उसका रिफ्लेक्शन ऑडिट रिपोर्ट में नहीं दिखा। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है लेकिन ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया और जो ओपिनियन देगा वो ओपिनियन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन होगा। तो वही पॉइंट आपको पॉइंट नंबर बी में कहते हैं कि जो भी काम करके आप रिपोर्ट जनरेट करोगे, आइदर ऑडिट रिपोर्ट और जो भी रिलेवेंट रिपोर्ट रहेगा, वो गिवन सर्कमस्टांसेस में एप्रोप्रिएट ओपिनियन से लैस होना चाहिए। यानी आपका ओपिनियन हमेशा एप्रोप्रिएट होना चाहिए। इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन आपने कभी भी इशू नहीं करना है। तो इस तरीके से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी और मैंडेटरी काम, ये दो प्रकार की चीजें आपको पैराग्राफ नंबर 2 से पता चलती है। इसी के साथ दिस एसे इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट फर्म इज सब्जेक्ट टू एसक्यूसी 1, यानी ऐसे 220 ये अज्यूम करता है कि जितनी भी ऑडिटिंग फर्म्स होंगी वो सारी की सारी आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एसक्यूसी 1, यानी एसक्यूसी 1 में जो भी बातें बताई गई है वो सारी की सारी आपको मैंडेटरीली फॉलो करनी है एंड आपने फॉलो की है। इसके बेसिस के ऊपर ऐसे 220 बना हुआ है। ये बेसिक चीजें पैराग्राफ नंबर 2 के बारे में आपको पता चल गई। अब हम चलते हैं हमारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में ऑफ पैराग्राफ नंबर 2। तो पैराग्राफ नंबर 2 उसका हेडिंग क्या है मित्रों? ऑडिट फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स। मैं आपको एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस बता देता हूं कि ऑडिट फर्म का मतलब हम कहना क्या चाहते हैं। देखो, अगर हम किसी सीए फर्म की बात करते हैं तो इन जनरल सीए फर्म एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है जहां पर केवल एक ही सीए काम करेगा, ठीक है। फिर आपके पास पार्टनरशिप फर्म हो सकती है जहां पर बहुत सारे सीए एक लीगल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे कह सकते हो आप पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर हो सकता है आपके पास 5 सीएज है, या फिर आप एलएलपी भी बना सकते हो, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म की आप एलएलपी भी बना सकते हो, उसमें भी आपके जितने भी पार्टनर्स होंगे, फॉर एग्जांपल 6 पार्टनर्स है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब ये जो सीए फर्म है, सोल प्रोपराइटर के केस में, सोल प्रोपराइटर के केस में ये एक ही सीए जो है सीए फर्म कहा जाएगा, यानी सोल प्रोपराइटर वो कहा जाएगा। लेकिन जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो कलेक्टिवली ये 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलके सीए फर्म बनेगी। एलएलपी की बात हम करते हैं तो कलेक्टिवली 6 सीए मिलके ये एलएलपी बनेगी। अब यहाँ पर देखो 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसका मतलब क्या, उनके पास वो 5 लोग हैं, 5 साइनिंग अथॉरिटीज है, तो पांचों लोग अपने हिसाब से उनका जो भी एक्सपर्टीज होगा, उनका जो भी प्रोफेशनल फील्ड होगा, इनकम टैक्स होगा, जीएसटी होगा, कंसल्टेंसी होगी, उस हिसाब से वो लोग काम करेंगे एंड वो सारे काम यानी पांचों पार्टनर्स के कलेक्टिव कामों में एसक्यूसी 1 अप्लीकेबल होगा और इंडिविजुअली ऐसे 220 इन पांचों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनके इंडिविजुअल कामों में अप्लीकेबल होने वाला है। तो एसक्यूसी 1 जो है कलेक्टिवली सबको अप्लाई होगा, ऐसे 220 जो है वो इंडिविजुअली हर एक एंगेजमेंट में अप्लाई होने वाला है, यानी इन पांचों चार्टर्ड अकाउंटेंट में से इंडिविजुअली जो भी सीए जो काम लेगा उसमें ऐसे 220 अप्लीकेबल होने वाला है। सिमिलरली सेम इज द केस विद एलएलपी। तो ये सीए फर्म एंड इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट इसमें का डिफरेंस है। इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट में ऐसे 220 अप्लाई होगा और कलेक्टिवली पूरे फर्म को एसक्यूसी 1 अप्लाई होने वाला है। पैराग्राफ नंबर 2, ऑडिट फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। तो जब हमने ओरिजिनल टेक्स्ट अभी पढ़ी है इस पैराग्राफ की, उसमें से कुल मिलाकर हमें 5 की पॉइंट्स मिलते हैं। पहला की पॉइंट कौन सा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट फर्म फॉर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्लिगेशन अंडर एसक्यूसी 1 फॉर एस्टैब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। पॉइंट नंबर 3, एंश्योरिंग कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स।
पॉइंट नंबर 4, appropriateness of reports issued by the firm or engagement partners and प्रीमाइस ऑफ ऐसे 220 इन रिलेशन टू SQC 1। पैराग्राफ नंबर 2 में जो हमने ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ी है उसमें से हमें इस तरीके के 5 की पॉइंट्स मिलते हैं। अब उन की पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं और डिस्कस करते हैं। तो मित्रों यहां पर सबसे पहला की पॉइंट मेरा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट फर्म फॉर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? The audit firm is responsible for developing and implementing a quality control system that ensures audit meet the required standards। यानी required quality audit के काम में होनी चाहिए और इसीलिए ऐसे 220 ऑडिट फर्म के ऊपर ये जिम्मेदारी डालता है कि भाई साहब जब भी आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का काम करोगे आपको ऐसे 220 एंड SQC 1 को फॉलो करते हुए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स को एस्टैब्लिश करना है, मेंटेन करना है एंड उन्हें इंप्लीमेंट करना है। उसका एक्सप्लेनेशन, the responsibility for quality control within an audit firm rests on the firm itself। the responsibility for quality control within an audit firm। अब हम एंटिटी यानी क्लाइंट की बात नहीं कर रहे, हम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म की बात कर रहे हैं। the responsibility of quality control within an audit firm rests with the firm itself। यानी अगर मेरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है तो क्वालिटी कंट्रोल एज पर ऐसे 220 एंड SQC 1 एस्टैब्लिश करना, मेंटेन करना एंड इंप्लीमेंट करना ये मेरे फर्म की जिम्मेदारी है। ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग सिस्टम्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट गवर्न हाउ ऑडिट्स आर कंडक्टेड। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मैं ऑडिटिंग का काम लेता हूं तो उसमें बहुत सारे प्रकार के ऑडिट होते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, रिकरिंग ऑडिट होता है, कॉन्करेंट ऑडिट होता है, रेवेन्यू ऑडिट होता है, स्टॉक ऑडिट होता है, बैंक ऑडिट्स अलग होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिट, यानी अलग अलग एंटिटी के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। मोटा मोटी अगर हम बात कहेंगे तो दो प्रकार के ऑडिट होंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक ऑडिट होगा, उसके बाद में इनकम टैक्स ऑडिट को भी आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कहोगे क्योंकि वो एक स्टैट्यूट में बताया गया है। उसके बाद में अगर कोई भी कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर है तो उसे स्टैट्यूटरी, उस कंपनीज एक्ट के अंडर भी ऑडिट, मैंडेटरी ऑडिट की कुछ प्रोविजन से अगर वो अप्लाई होती है तो उसे भी स्टैट्यूटरी ऑडिट कहा जाएगा। GST रेजिम के अंदर अगर कोई ऑडिट करना है तो उसे भी स्टैट्यूटरी ऑडिट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैट्यूट से रेगुलेट होने वाले ट्रांजैक्शंस एंड एंटिटीज है। और अगर कोई स्टैट्यूट, कोई लॉ ये कहता है कि आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, सो दैट इज व्हाई दैट्स व्हेन वी कॉल that sort of audit a statutory audit। तो mandate statutory audit, voluntary audit, statutory audit, internal audit, इस प्रकार की कैटेगरीज होती है। तो जब भी कोई ऑडिट का काम लेगा तो एज एन ऑडिट फर्म, एज अ फर्म मेरी जिम्मेदारी क्या होगी? डिजाइन करो, इंप्लीमेंट करो एंड मेंटेन करो किन चीजों को? सिस्टम्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट गवर्न हाउ ऑडिट्स आर कंडक्टेड। यानी ऑडिट से रिलेटेड सिस्टम्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, सिस्टम्स को डिजाइन करो, इंप्लीमेंट करो एंड मेंटेन करो ताकि आपका जो ऑडिट का काम है वो क्वालिटी तरीके से, एक अच्छे क्वालिटी के एनवायरनमेंट में कंप्लीट हो सके। देन these systems ensure that audits adhere to professional standards and maintain the integrity and reliability of the financial reporting process। यहाँ पर integrity मतलब honesty, transparency। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। ऑडिट फर्म की जिम्मेदारी क्या होती है भाई साहब? डिजाइन करो, इंप्लीमेंट करो, मेंटेन करो सिस्टम्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट गवर्न ऑडिट्स, हाउ ऑडिट्स आर कंडक्टेड। उसके बाद ये जो सिस्टम्स हम डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन करते हैं, ये सिस्टम्स इंश्योर करेंगे दैट ऑडिट्स अडेयर टू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेन द इंटेग्रिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? द ऑडिट फर्म मस्ट क्रिएट पॉलिसीज दैट एड्रेस की एरियाज सच एज ऑडिटर इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंसी, एथिकल बिहेवियर एंड द क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट्स इशूड। तो आपको इस तरीके, एज एन ऑडिट फर्म आपको इस तरीके की पॉलिसीज एंड सिस्टम्स डिजाइन करनी है, इंप्लीमेंट करनी है एंड मेंटेन करनी है ताकि आपका जो ऑडिटर का इंडिपेंडेंस है यानी स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस है वो अबाधित रहे, वो मेंटेन रहे। आपके जितने भी एम्प्लॉयज है, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो इंश्योर करता है कि आप कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज को हायर करोगे और आप खुद भी यानी एज अ सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं खुद भी कॉम्पिटेंट हूँ, मुझे कंटिन्यूली प्रोफेशनली खुद को प्रोफेशनल नॉलेज मेरा अपडेट करते रहना पड़ेगा। देन एथिकली मुझे बिहेव करना पड़ेगा। एथिकल बिहेवियर में हमने 5 चीज़ें देखी थी ऊपर में, कौन सी 5 बातें थी वो?
इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ये 5 रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर एथिकल। ये 5 बातें एथिकल रिक्वायरमेंट्स में काउंट की जाती है, इंक्लूड की जाती है। The firm is tasked with continuous monitoring and improvement of these procedures to ensure ongoing compliance and effectiveness। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ठीक तरीके से समझा दिया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें पैराग्राफ 2 से रिलेटेड समझ में आ गई है। पैराग्राफ 2 में पूरा का पूरा फोकस, पूरी की पूरी जिम्मेदारी एंड ऑब्लिगेशन ऑडिट फर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एंगेजमेंट टीम या इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट की नहीं, एंटायर फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंटायर फर्म के क्या ऑब्लिगेशन होंगे, उसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। देन दूसरा की पॉइंट हमें क्या मिलता है पैराग्राफ नंबर 2 में, ऑब्लिगेशन अंडर एसक्यूसी 1 फॉर एस्टैब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इसका कॉन्टेक्स्ट देखो, SQC 1 Standard on Quality Control 1 mandates that audit firms must establish a comprehensive quality control system to ensure high quality audits। एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, हम जो भी ऑडिट का काम करेंगे उसमें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए और काम की क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। इसीलिए SQC 1 ये मैंडेट करता है कि जो ऑडिट फर्म्स है उन्हें कॉम्प्रहेंसिव क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एंड मेंटेन करना पड़ेगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, अब यहां पर जो है ना हम पैराग्राफ नंबर A1 इसी के साथ डिस्कस कर लेने वाले हैं, क्योंकि देखो ओरिजिनल टेक्स्ट जो हमने पढ़ी थी पार्ट 1 में और अभी भी, तो यहां पर आपके लिए क्या लिखा हुआ था, पैराग्राफ नंबर 2 जब भी आप पढ़ोगे तो पैराग्राफ नंबर A1 भी आपको साथ में पढ़ना है। लेकिन अभी इस वीडियो में हमने पैराग्राफ नंबर 1 नहीं पढ़ा था, तो मैं अभी आपको वो रीड आउट कर देता हूं। पैराग्राफ नंबर A1, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड रोल ऑफ एंगेजमेंट टीम्स। SQC 1 deals with the firm's responsibilities to establish and maintain its system of quality control for audit engagements। ठीक है, ये तो बात हमें पता चल गई, ये हमने एक्सप्लेनेशन में अभी अभी देखा। द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट एड्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। यानी इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये की एरियाज को सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एड्रेस करती है। कौन से एरियाज है वो, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो हमने अभी 5 चीजें देखी थी, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेस यानी रिक्रूटमेंट, कॉम्पिटेंसी, इंटेग्रिटी इससे रिलेटेड होता है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। तो ये पैराग्राफ नंबर A1 जो है, जो मैंने जो एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए रेडी किया है, उसमें मैंने ऐसा बाइफर्केशन नहीं दिया कि पैराग्राफ 2 का एक्सप्लेनेशन एंड पैराग्राफ A1 का एक्सप्लेनेशन। मैंने पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर A1 इनको क्लब करके एक कंबाइंड एक्सप्लेनेशन आपके लिए रेडी किया है, ताकि रीड आउट करते वक्त मुझे भी प्रॉब्लम ना हो और समझने के लिए आपको भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, जहां पर हम कलेक्टिवली पैराग्राफ नंबर A1 और 2 का कलेक्टिव एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। Obligation under SQC 1 for establishing a system of quality control. SQC 1 Standard on Quality Control 1 mandates that the audit firms must establish comprehensive quality control system to ensure high quality audits। ठीक है भाई साहब, ये तो समझ गया। अब उसका एक्सप्लेनेशन देखो, अंडर SQC 1 audit firms are obligated to create a system of quality control। ठीक है, ऑब्लिगेटेड मीन्स आपके ऊपर लीगल जिम्मेदारी है वो। अंडर SQC 1 audit firms are obligated to create a system of quality control। This system is not optional but a regulatory and professional requirement। ऑप्शन नहीं है CS के पास, मैंडेटरी चीज है। This system is not optional but a regulatory and professional requirement। The purpose is to provide reasonable assurance that the firm and its personnel operate within the legal and professional standards expected from them। तो कोई भी अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करता है तो एक सर्टन अजम्पशन होता है, एक एक्सपेक्टेशन होता है कि जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सारे लीगल कंप्लायंसेस को फुलफिल करेगा एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करते हुए, फॉलो करते हुए ऑडिट का काम करेगा और एक एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इनएप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा। ये अंडरलाइंग असम्पशन होता है जब कोई भी व्यक्ति एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम करने के लिए हायर करता है।
पॉइंट नंबर 2, अ वेल एस्टैब्लिश क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड्स पॉलिसीज रिलेटेड टू, यानी आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी सिस्टम की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी है। पॉइंट नंबर 1, leadership responsibilities, ethical requirements, acceptance and continuance of client relationships, human resource management, training and development of audit personnel, engagement performance, मॉनिटरिंग एंड असेसिंग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, जो आपकी 2 या पुराने समय में 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी, अभी 2 साल की आर्टिकलशिप होती है, तो सीए इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि भाई साहब उनके सीए इंस्टीट्यूट की जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस है उन्हें प्रॉपरली ग्रूम करे, थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों का उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपका जो भी आप एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल तैयार करोगे, तो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 ये 6 मुद्दे तो आपको उसमें ध्यान में रख के इनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन करनी ही है। इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। देन point number 3, by implementing this system, the firm ensures that the audit process is consistent, efficient and compliant with legal and regulatory frameworks. अब एक वेल एस्टैब्लिश क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का बेनिफिट क्या होता है, उससे हम हासिल क्या करते हैं, उसको अप्लाई करके, उसको इंप्लीमेंट करके हम क्या अचीव करते हैं, कौन से गोल्स अचीव करते हैं। By implementing this system, the firm ensures that the audit process is consistent, efficient एंड कंप्लायंट विथ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी हमारा ऑडिट का जो काम है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो एफिशिएंट होना चाहिए और वो सारे लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के साथ कंप्लाई करना चाहिए। तभी जाके हमारा जो ऑडिट का काम है वो एक सर्टन क्वालिटी का काम अचीव हम कर पाएंगे। अदरवाइज कोई क्वालिटी काम में नहीं रहेगी, रैंडमली कोई भी आके कुछ भी काम कर रहा है, कहीं पे भी नोटिंग कर रहा है, और जब आप रैंडमली काम करोगे तो आपका ऑडिट ओपिनियन होगा वो भी रैंडम होगा, वो कोई एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में सही तरीके से अप्रोप्रिएट ओपिनियन आप जनरेट नहीं कर पाओगे। देन तीसरा की पॉइंट हमें क्या मिलता है पैराग्राफ नंबर 2 में, एंश्योरिंग कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। Context: the audit firm's system of quality control must ensure that both the firm and personnel comply with professional standards and legal requirements. तो यहाँ पर केवल फर्म के बारे में हम बात करें, लेकिन फर्म के अंदर ही इंक्लूड होते हैं उसके काम करने वाले बंदे, यानी उसके फर्म के पर्सोनल। तो ऑडिट फर्म और इंडिविजुअल पर्सन दोनों को क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स को फॉलो करना है। Audit firm's system of quality control must ensure that both the firm and its personnel comply with professional standards and legal and regulatory requirements. Explanation: one of the primary objectives of an audit firm's quality control system, as outlined in SQC1, is to ensure that the firm and its auditors comply with professional standards and relevant regulatory requirements. This includes adhering to guidelines set by professional accounting bodies and रेगुलेटरी अथॉरिटीज दैट गवर्न द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में हमें बताया गया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का, जो कि SQC1 में आपको बताया गया है कि भाई साहब आपको सारे के सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रिलेवेंट लीगल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है। इसी के साथ जो भी आप काम करोगे, जो भी दिस इंक्लूड्स अधेरिंग, जो भी गाइडलाइंस आपको प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज या ऑडिटिंग बॉडीज ने इशू की है या रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने इशू की है, उनको आप अपने ऑडिट के काम में फॉलो कर रहे हो। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, कंप्लायंस विद दीज स्टैंडर्ड्स एंश्योर्स दैट द ऑडिट्स आर कंडक्टेड विथ ड्यू डिलीजेंस, इंटेग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस। ऑडिट का काम करते समय 3 क्वालिटीज आपको चेक करनी है। कौन सी? ड्यू डिलीजेंस, इंटेग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस। It also involves regular assessments to verify that audit personnel have appropriate qualifications and experience and that they maintain professional skepticism throughout the audit process. अब ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, ये चीजें हमें फॉलो करनी ही है, ठीक है। ये चीजें बेसिक नॉलेज होती है किसी भी ऑडिटिंग प्रोफेशनल के लिए। Point number 3. Moreover, adherence to legal requirements ensures that the firm avoids regulatory penalties or sanctions and helps maintain its reputation and trustworthiness in the industry. आखिरकार किसी भी ऑडिट फर्म को रिपीट क्लाइंट कब मिलेंगे,
या फिर कोई क्लाइंट आपका नाम रिकमेंड कब करेगा? जब मार्केट में आपकी रेप्यूटेशन होगी और आपका ट्रस्टवर्दीनेस होगा। तो मार्केट में रेप्यूटेशन एंड ट्रस्टवर्दीनेस कैसे बिल्डअप होगा? जब आपके काम में क्वालिटी होगी। क्वालिटी कैसे होगी? जब आप अपने ऑडिट फर्म में, खुद के ऑडिट फर्म में क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज को एस्टैब्लिश करोगे, इंप्लीमेंट करोगे एंड मेंटेन करोगे। तो ये जो जर्नी है आपने पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक देखी, और फिर यहाँ पर एंड पॉइंट में इंडस्ट्री में आपका ट्रस्टवर्दीनेस एंड रेप्यूटेशन जरूरी होता है। फिर हमने रिवर्स जर्नी देखी कि ये मार्केट में रेप्यूटेशन कैसे बनेगी और ट्रस्टवर्दीनेस कैसे जनरेट होगा। तो क्वालिटी काम से जनरेट होगा। ठीक है। फिर हमारा चौथा की पॉइंट क्या आता है वहां पर? एप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट्स इशूड बाय द फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर्स। यानी किसी भी केस में जो भी ऑडिट का काम आप एक्सेप्ट करोगे, आपको हमेशा एप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देना है, इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन नहीं देना है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया? द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम must ensure that the reports issued by the firm or engagement partners are accurate and appropriate for the circumstances of each audit। यानी ईच ऑडिट, यहां पर जितने भी इंडिविजुअल ऑडिट आप करोगे वहां पर हर ऑडिट में आपको एप्रोप्रिएट ओपिनियन देना है। हम कलेक्टिवली ऑडिट, यानी 5 ऑडिट में सही ओपिनियन दिया, 2 ऑडिट में गलत ओपिनियन दिया और कलेक्टिवली देख लिया कि मेजॉरिटी विंस, ऐसा नहीं। आपको ईच इंडिविजुअल ऑडिट में हमेशा एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट देनी है। Then explanation of this point. Another crucial responsibility under SQC1 is ensuring that the reports issued by the firm or its engagement partners are appropriate for the specific circumstances of each audit. This means that the audit reports must accurately reflect the financial condition of the audited entity and must be free from material misstatements, whether due to fraud or error. बात समझ में आ गई? आपका ऑडिट ओपिनियन जो रीजनेबल एश्योरेंस हमें जनरेट करना है, वो रीजनेबल एश्योरेंस हमें किस बारे में जनरेट करना है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो आपका ओपिनियन इस चीज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमेशा अप्रोप्रिएट ओपिनियन आपको प्रोवाइड करना है। अप्रोप्रिएट ओपिनियन का बेस क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का बेस क्या होता है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का बेस क्या होता है? आप जो ड्यू डिलीजेंस करोगे, जो आप अंडरस्टैंडिंग बनाओगे, जिस प्रकार से आप ओवरऑल ऑडिट की स्ट्रेटेजी बनाओगे और ऑडिट प्लान बनाओगे, उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा कि आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ऑडिट की प्रोसेस में स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर लास्ट तक, जो भी लास्ट स्टेप होगा ऑडिट का, पूरे के पूरे सिस्टम में, पूरे के पूरे ऑडिट की प्रोसेस में आपको क्वालिटी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। उसके लिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है। देन पॉइंट नंबर 2, the audit report should also comply with relevant reporting frameworks and include all necessary disclosures। अब आप ओपिनियन तो दोगे, लेकिन जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है उनको भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। The firm's quality control system ensures that the engagement partners critically review audit findings and that any significant issues identified during the audit are appropriately addressed in the report। जितने भी significant issues आपके ऑडिट के दौरान आपको दिखते हैं, वो सारे के सारे आपने प्रॉपरली अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना है, उसका डिटेल मेंशन करना है और वो चीजें स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करनी है वाया ऑडिट रिपोर्ट। पॉइंट नंबर 3, the objective is to ensure that stakeholders including investors and regulators can rely on the audit reports to make informed decisions based on accurate financial information। तो अल्टीमेटली ऑडिटर को हायर क्यों किया जाता है? तीन लोग हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। पहला, अभी जो करंट सिनेरियो है, कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें ओनरशिप अलग लोगों के पास होती है एंड बिजनेस को मैनेज करने के लिए अलग लोगों को हायर किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है उनमें ऐसा होता है, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है। स्टेक होल्डर्स को कभी भी मैनेजमेंट के ऊपर पूरा भरोसा नहीं होता कि इन्होंने सही काम किया है या नहीं किया है। इस ट्रस्ट वर्दीनेस को, इस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करने के लिए हम एक थर्ड पार्टी को हायर करते हैं जिसे कहा जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। यह चार्टर्ड अकाउंटेंट एक न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए, स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस उसके पास होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स उसने फुलफिल करने चाहिए। तो हम एक ऐसे थर्ड पार्टी न्यूट्रल व्यक्ति को हायर करते हैं ताकि मैनेजमेंट ने
फाइनेंशियल ईयर में जो भी काम किया है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किया है, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कर सके, उसको क्रॉस चेक कर सके एंड उनके किए हुए काम के ऊपर एक न्यूट्रल एंड अनबायस्ड ओपिनियन हमें दे सके। तो ऑडिटर का काम क्या होता है? मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर्स के बीच में वो एक ब्रिज का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। फाइनेंशियल डेटा को चेक करेगा और उसके बेसिस, जो भी वो चेकिंग करेगा उसके बेसिस के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन प्रोवाइड करेगा टू द स्टेक होल्डर्स। फिर स्टेक होल्डर्स को एक्चुअली ऑडिट रिपोर्ट क्यों चाहिए होती है? स्टेक होल्डर्स को रिलायबल डेटा क्यों चाहिए होता है? ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या अपने इकोनॉमिक डिसीजंस उस डेटा के बेसिस के ऊपर आगे लेकर जा सके। ठीक है, फिर यहां का आखिरी की पॉइंट क्या था पैराग्राफ नंबर 2 का? प्रीमाइस ऑफ एसए 220 इन रिलेशन टू एसक्यूसी 1। कॉन्टेक्स्ट क्या है? एसए 220 operates under the assumption that the audit firm has already established a system of quality control in accordance with SQC 1। एसए 220 ये अज्यूम कर लेता है कि भाई साहब ऑडिट का काम शुरू करने से पहले जो ऑडिट फर्म है उसे SQC 1 के बारे में नॉलेज है और SQC 1 में बताए गए हुए सारी चीजें फर्म ने अपने ऑडिट फर्म में जो भी रिलेवेंट है वो इंप्लीमेंट करके रखी है विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? The standard on auditing SA 220 is premised on the assumption that the audit firm is already subject to SQC 1। ठीक है, this means that SA 220 which deals with quality control procedures for individual audit engagements builds on the firm's broader system of quality control as required by SQC 1। जो चीज हमने यहां पर अभी डिस्कस की थी कि मित्रों आपको एक बात अच्छे से ध्यान में रखना है, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड हमारे पास दो बातें हैं। पहली बात, दो प्रकार के स्टैंडर्ड्स है, SQC 1 जो ओवरऑल फर्म के लिए अप्लाई होता है और SA 220 वो स्पेसिफिकली इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट को अप्लाई होता है। तो जब भी आप किसी स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट की बात करोगे तो ऑडिट करने के लिए कौन जाएगा? सीनियर ऑडिटर और उसकी टीम। तो जो भी ऑडिटर आपके फर्म में होगा वो ऑब्वियसली SQC 1 के हिसाब से जो भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स आपके फर्म में फॉलो की जाती है उसको फॉलो करेगा। सो अल्टीमेटली ये कहना है SA 220 का कि इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट में जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स आपने अपने फर्म में इंप्लीमेंट करके रखी है उन्हीं को आपको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करके पूरा का पूरा ऑडिट का काम आगे लेके चलना है और एप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन क्रिएट करना है, जनरेट करना है। The standard on auditing SA 220 is premised on the assumption that the audit firm is already subject to SQC 1। This means that SA 220 which deals with quality control procedures for individual audit engagement builds on the firm's broader system of quality control as required by SQC 1। Point number 2, in this context SA 220 focuses on engagement team's responsibilities within the existing quality control framework। It assumes that the firm has already established policies and procedures that ensure compliance with professional and regulatory standards। तो हर बार इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट के लिए अलग से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने की जरूरत नहीं है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल। जो एग्जिस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम आपके फर्म में है उसी से आपको चीजें डिराइव करके अपने इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट में अप्लाई करनी है। अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपको एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स या पॉलिसीज बताने इंप्लीमेंट करने को कहती है तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है आपके पास उसी को रेफर करके आपको आगे अपना काम करना है। पॉइंट नंबर 3, द एंगेजमेंट टीम्स रोल देयरफॉर इज to implement the firm's quality control measures in the specific context of each audit engagement, relying on the systems and procedures that the firm has put in place under SQC 1। तो बेसिकली कोई भी ऑडिट और किसी भी फर्म के पास ऑडिट का काम हो या ना हो उसे SQC 1 में बताए गए क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज को एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन करना है और जब भी ऑडिट का काम आएगा तो उन्हीं क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से ऑडिट का काम आगे बढ़ाना है। ये बेसिक जिस्ट है इस की पॉइंट नंबर 5 का। अब पैराग्राफ नंबर 2 का पूरा जो हमारा डिस्कशन है उसका कंक्लूजन क्या कहता है?
The system of quality control is integral to ensuring that audits are conducted with professionalism, accuracy and integrity. Quality control system integral क्यों है? वो क्या ensure करती है कि जब भी ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा, प्रोफेशनलिज्म के साथ कंडक्ट किया जाएगा, एक्यूरेसी के साथ कंडक्ट किया जाएगा एंड इंटेग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी के साथ कंडक्ट किया जाएगा. Under SQC 1, audit firms are obligated to maintain a robust quality control system, ensuring compliance with professional standards and legal requirements and ensuring that audit reports are appropriate. यानी हर बार आपका ओपिनियन एक appropriate audit opinion होना चाहिए for each engagement. SA 220 builds on this framework by outlining the specific responsibilities of the engagement team in implementing these controls at the audit level. By adhering to these requirements, the audit firms and their personnel can ensure the quality and reliability of their audits. तो ये छोटा सा प्यारा सा कंक्लूजन आपके लिए था रिगार्डिंग पैराग्राफ नंबर 2. अब हम मित्रों आगे बढ़ने वाले हैं और हमारा जो डिस्कशन है वो पैराग्राफ नंबर 3 का शुरू करने वाले. इससे पहले पैराग्राफ नंबर 3 आपने हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ लिया है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. यहां पर एंगेजमेंट टीम का क्या रोल होता है इन इंप्लीमेंटिंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है. अब ये 3 लाइनों में यानी एक पैराग्राफ में कौन से की पॉइंट्स हमें दिखते हैं, वो की पॉइंट्स हम पैराग्राफ नंबर 3 में पढ़ते हैं. तो पैराग्राफ नंबर 3 में हमें कुल मिलाकर 5 की पॉइंट्स मिलते हैं. पहला, engagement team's responsibility for quality control procedures, context of firm's system of quality control. तीसरा पॉइंट, implementing quality control procedures specific to the audit engagement. चौथा पॉइंट, प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल. पांचवा पॉइंट, एंश्योरिंग इंडिपेंडेंस थ्रू क्वालिटी कंट्रोल. तो ये 5 चीजें हमें पैराग्राफ नंबर 3 से डिस्कस करनी है. सबसे पहला की पॉइंट हम डिस्कस करते हैं और वो है हमारा एंगेजमेंट टीम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स. इस पॉइंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है? The engagement team is tasked with practical application of quality control procedures during an audit. ऑडिट फर्म में सीनियर पार्टनर होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो जो भी एम्प्लॉयज को एक पर्टिकुलर ऑडिट का काम दिया जाता है उसे कहा जाता है एंगेजमेंट टीम. द एंगेजमेंट टीम इज टास्क विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स. फर्म की जिम्मेदारी क्या है? डिजाइन करो, एस्टैब्लिश करो, इंप्लीमेंट करो एंड मॉनिटर करो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को. लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, जो एस्टैब्लिश करने वाला पार्ट है, उसकी जिम्मेदारी ऑडिट फर्म ने एंगेजमेंट टीम के ऊपर दी है. The engagement team is tasked with practical application of quality control procedures during an audit. This responsibility is essential to ensure the overall integrity and reliability of the audit process. ठीक है, उसका explanation देखो. Under SA 220, the engagement team plays a central role in executing the quality control procedures that are necessary for the audit engagement. ठीक है, engagement team जो है वो एक central role play करती है in implementing quality control procedures. Point number 2, while the firm provides a broad framework of quality control policies, it is the responsibility of the engagement team to implement those procedures in a way that is specific to each audit. अब ऑडिट किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा वो डिपेंड कहाँ पे करेगा कि एंटिटी कौन से प्रकार की है. सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, बैंकिंग कंपनी है, कौन से इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस कंपनी है, एंटिटी का लीगल स्ट्रक्चर क्या है, एंटिटी की इंडस्ट्री कौन सी है, किस प्रकार के बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, किस प्रकार का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है. इन सारे पैरामीटर्स को जब हम कलेक्टिवली कंसिडर करते हैं तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट में हमें किस तरीके से काम करना है. This involves ensuring that the audit is carried out with professionalism, accuracy and adherence to standards. Point number 2. While the firm provides a broad framework of quality control policies, it is the responsibility of the engagement team to implement those procedures in a way that is specific to each audit. यानी हर एक ऑडिट आपके लिए एक नया काम होगा, उसके हिसाब से आपको क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स डिसाइड करके इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी. पॉइंट नंबर 3,
This involves ensuring that the audit is carried out with professionalism, accuracy and adherence to the standards. जब भी आप कोई ऑडिट का काम करोगे, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का काम करोगे, तो आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, एक्यूरेसी एंड अधेरेंस टू द स्टैंडर्ड्स, यानी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जितने भी स्टैंडर्ड्स है प्रोफेशनल एंड रेगुलेटरी, उन सारे स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करते हुए ऑडिट का काम करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 3, the engagement team must also consider all aspects of the audit such as risk areas, audit scope and potential for conflict of interest and take appropriate steps to address these through quality control measures. तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जब आप एस्टैब्लिश करोगे तो आपको रिस्की एरियाज, ऑडिट का स्कोप, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड आपको प्रॉपर पॉलिसीज डिजाइन करनी पड़ेगी और उनको उस हिसाब से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. इन एरियाज को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, काम किस तरीके का है वो डिसाइड करना पड़ेगा, स्कोप ऑफ ऑडिट डिसाइड करना पड़ेगा एंड देन अकॉर्डिंगली आपको अपना क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स का एक क्रूशियल पॉइंट होता है फीडबैक सिस्टम. जब तक आपके पास रियल फीडबैक नहीं आएगा, ग्राउंड वर्क वाला फीडबैक नहीं आएगा, तब तक आप सुपरवाइजिंग का काम नहीं कर पाओगे. Then, last point. In essence, the engagement team translates the firm's high-level policies into practical steps that govern the audit process. तो बेसिकली ये जो पहला वाला हमारा की पॉइंट है, ये पूरा का पूरा हमें क्या बता रहा है कि भाई साहब, ऑडिट फर्म में जो भी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करके रखी है, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का काम एंगेजमेंट टीम का होता है. और वो इंप्लीमेंट किस तरीके से करेगी, तो उसे ये कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए. प्लस इस एक्सप्लेनेशन में जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं, इन पॉइंट्स में बताए गए हैं स्टेप्स को फॉलो करो, उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करो और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करो. दूसरा की पॉइंट पैराग्राफ नंबर 3 का हमें क्या मिलता है? कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. The firm's system of quality control serves as the foundation upon which engagement teams implement specific procedures for each audit engagement. अब ये जो engagement team होती है, जो एक specific audit engagement में काम करेगी, वो हर बार नई quality control system and procedures नहीं बनाने वाली. जो फर्म की ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, उसी में से जो रिलेवेंट चीजें हैं वो ऑडिट एंगेजमेंट में इंप्लीमेंट करते जाएंगे. Explanation. A firm's system of quality control includes policies designed to ensure that audits comply with the professional and regulatory requirements. SA 220 requires the engagement team to work within this pre-established framework. तो ऐसे 220 क्या कहता है? भाई साहब, आप अपनी होशियारी ज्यादा मत लगाना, बहुत ज्यादा आपको नई चीजें करने की जरूरत नहीं है. SQC1 ऑलरेडी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स फर्म में लगाता है, SQC1 को फॉलो करो. बट ऐसे 220 ये कहता है कि भाई साहब, इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट में जब भी आपको क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है तो स्पेसिफिक गाइडेंस ऐसे 220 में आपको दिया गया है. ठीक है. देन पॉइंट नंबर 2, द सिस्टम टिपिकली एड्रेसेस a wide range of areas such as ethical requirements for auditors, risk management and documentation processes. Point number 3, the engagement team must understand how this system applies to their particular audit engagement. Obviously जब भी हम कोई काम करने जाएंगे तो एक छोटा सा होमवर्क हमें करना पड़ेगा. तो यहाँ पर पॉइंट क्या कहता है कि एंगेजमेंट टीम मस्ट अंडरस्टैंड, अपना होमवर्क करके जाओ कि आपके ऑडिट एंगेजमेंट में किस तरीके की क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स एप्लीकेबल होने वाली है. This ensures that every audit conforms to the broader quality control objectives of the firm while also being tailored to the specific circumstances of the audit at hand. Essentially, the audit firm provides the quality control infrastructure and engagement team uses this structure to guide their audit procedures. Point number 3 हमें क्या बताता है? Implementing quality control procedures specific to the audit engagement. Context. Quality control procedures must be adapted and applied to the unique characteristics of each audit engagement. हर एक audit engagement अपने आप में एक पूरा का पूरा सेपरेट काम होता है. तो ऐसा कोई, उसे क्या कहते हैं,
ऐसा कोई सिस्टम या पॉलिसी नहीं है कि वो हर एक ऑडिट में अप्लाई होगा। आपको बहुत सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दिए गए हैं जो ओवरऑल ऑडिटिंग सिनेरियो या फिर ओवरऑल चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो प्रोफेशन है उसको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। अब उन एक बड़े इंफॉर्मेशन साइलो में से आपके स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट में क्या क्या चीजें अप्लाई होने वाली है वो चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है और अपने ऑडिट एंगेजमेंट में अप्लाई करनी है। ठीक है, ब्रॉडर सिस्टम में से आपके स्पेसिफिक सिनेरियो में जो जो चीजें अप्लाई होगी उन्हें आइडेंटिफाई करो और अप्लाई करो। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स मस्ट बी adopted and applied to the unique characteristics of each audit engagement। यहां पर एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, पॉइंट नंबर 1, Implementing quality control procedures involves adapting the firm's general policies to specific conditions of the audit engagement। हमारे पास एक बड़ा ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, एक ब्रॉडर यानी जनरल पॉलिसीज है। उन जनरल पॉलिसीज में से हमारे काम में क्या क्या चीजें अप्लाई होने वाली है उनको आइडेंटिफाई करो और अप्लाई करो। Every audit engagement is unique with its own risks, client circumstances and regulatory एनवायरमेंट्स। तो आप जब भी ऑडिट करोगे तो 3 एस्पेक्ट्स आपको ध्यान में रखना है कि हर एक ऑडिट अपने आप में यूनिक सिनेरियो लेके आता है, उसकी रिस्क अलग अलग होती है, हर एक क्लाइंट का सर्कमस्टांसेस अलग होता है, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। उसी के साथ साथ हर एक एंटिटी की रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी अलग होती है। तो इन 3 एस्पेक्ट्स में एक ऑडिटर को हमेशा ध्यान देके काम करना है, क्या क्या एप्लीकेबल है उसको क्रॉस वेरीफाई करो और एप्रोप्रिएट ओपिनियन जनरेट करो। The engagement team is responsible for identifying these unique factors and implementing relevant control measures accordingly. This includes tailoring procedures to address significant audit risk, materiality thresholds, and complexity of the client's operations. For example, in high-risk audits, the engagement team may need to apply more rigorous review processes, while in low-risk audits, the procedures may be लेस इंटेंसिव। यानी ऑडिट के काम की आपकी जो इंटेंसिटी होगी, डिटेल में काम करना है या सैंपल बेसिस पे काम करना है, ये हर एक ऑडिट के यूनिक सिनेरियो के ऊपर बेस्ड रहेगा। जहां पर भी रिस्की एरिया है वहां पर डेफिनेटली आपको इंटेंसिव काम करना पड़ेगा, बहुत डिटेल में काम करना पड़ेगा। और जहां पे एकदम रोबस्ट सिस्टम है और जहां पे आपको कोई डाउट नहीं है कि इस सिस्टम में कोई मैनिपुलेशन हो सकता है या एरर या फ्रॉड होने के चांसेस है, तो वहां पर आप सैंपल बेसिस पे काम करके आगे बढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर 3, द एंगेजमेंट टीम मस्ट एंश्योर दैट देयर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस reflect the specific challenges and requirements of each engagement, thus ensuring that the audit is conducted in a thorough and appropriate manner। अब आपको जैसे जैसे आप इस स्टैंडर्ड को पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशंस को पढ़ोगे, तो टू सम एक्सटेंट आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन ये रिपीटेशन नहीं है। वही पॉइंट्स को हम अलग अलग चीजों में डिस्कस कर रहे हैं, यानी अलग अलग सिनेरियो में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से स्टेप वाइज मैनर में हमें क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को समझना है और एक क्वालिटी का काम करने के लिए कौन सा कॉम्पिटेंस हमें गैदर करना है फ्रॉम SQC 1 एंड SA 220। अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 4, यानी की पॉइंट नंबर 4, प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? द एंगेजमेंट टीम मस्ट प्रोवाइड की इंफॉर्मेशन बैक टू द फर्म टू सपोर्ट ब्रॉडर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स एंड फैसिलिटेट ऑनगोइंग मॉनिटरिंग। तो जो मैंने फीडबैक वाली बात आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, वही चीज ये फीडबैक सिस्टम की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट में जो भी आपने सीखा उसका ऑडिट वर्किंग पेपर, उसका फीडबैक आपको जाके अपने फर्म में जमा कराना है, ताकि आपके एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसे और इंप्रूव आप कर सको। एक्सप्लेनेशन, an essential responsibility of the engagement team is to provide relevant information to the firm's management to support the firm's overall system of quality control. This information could include updates on the progress of the audits, findings related to independence issues and any difficulties encountered during the audit process। बेसिकली आपके ऑडिट के काम के दौरान जो भी यूनिक चीज़ें, जो भी डिफिकल्टीज, जो भी इंप्रूवमेंट करने वाली बातें आपको ध्यान में आती है, उनको डॉक्यूमेंट करो और प्रॉपरली फर्म को फीडबैक प्रोवाइड करो।
For instance, engagement team may encounter potential conflict of interest, independence concerns, or risk that were not previously identified. In such cases, the team must promptly communicate these issues to the firm to ensure that the corrective actions are taken and that the audit remains compliant with regulatory and quality control standards. Point number 3. Providing this information allows the firm to maintain its overall quality control system and ensures that the system is responsive to the specific conditions of each audit engagement. तो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में बस एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो फीडबैक सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। आपने जो भी इंडिविजुअल ऑडिट में बातें सीखी वो अपने फर्म का, जो आपका फर्म का ओवरऑल डेटाबेस है उसमें इनपुट डालो ताकि आपकी फर्म की ओवरऑल सिस्टम इंप्रूव हो सके। लास्ट वाला की पॉइंट क्या कहता है पैराग्राफ नंबर 3 का, एंश्योरिंग इंडिपेंडेंस थ्रू क्वालिटी कंट्रोल। अब हम जब ऑडिट का काम, जैसे इंटरमीडिएट लेवल पे हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी, ऑडिट की डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। तो वहां पे जो हमने चीज पढ़ी थी वहां पे हमें एक टर्म सीखने को मिला था, वो था इंडिपेंडेंस। बहुत ही क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट टर्म है ये इंडिपेंडेंस, यानी ऑडिटर एक न्यूट्रल एंड अनबायस व्यक्ति होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हमें जो अपना ऑडिट ओपिनियन देना है वो अपने काम के बेसिस पे देना है, किसी व्यक्ति के इच्छा के अनुसार या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई हमें पैसे दे रहा है इसलिए ओपिनियन उसके फेवरेबल देना है, ऐसा नहीं। जो हमने देखा, जो हमने ऑब्जर्व किया, जिस तरीके का ऑडिट एविडेंस हमें मिला, उसी के बेसिस के ऊपर हमें अपना ऑडिट ओपिनियन देना है। Context. Maintaining auditor independence is a fundamental component of quality control and engagement teams play a key role in safeguarding it. Explanation. Point number 1. One of the critical aspects of quality control that the engagement team must address is ensuring the independence of the audit. अब ये इंडिपेंडेंस जो है ना, ये डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगा आपके क्वालिटी के, ऑडिट के क्वालिटी के ऊपर। अगर स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इसका मतलब क्या कि जो ट्रू एंड फेयर नेचर है वो आपके ओपिनियन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या, आपका ओपिनियन, आपका ऑडिट रिपोर्ट गिवन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में एक इनएप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहां पर भी इनएप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट आता है वहां पर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फॉलो नहीं हुई है, ये उसका अंडरलाइंग असम्पशन होता है। वन ऑफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल One of the critical aspects of quality control that the engagement team must address is ensuring independence of audit. इसीलिए ऑडिटर का, एंगेजमेंट टीम का इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए आपको स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। Independence refers to the auditor's ability to remain unbiased and impartial throughout the audit process, free from conflict of interest that could compromise the integrity of the audit. Point number 2. The engagement team is responsible for implementing procedures that safeguard independence, such as monitoring relationships with the audit client, reviewing any potential financial or personal interest that could threaten independence, and ensuring the compliance with the firm's independence policies. तो जो भी आपका सीनियर ऑडिटर है, जो भी आपके एंगेजमेंट टीम में एम्प्लॉइज काम करने वाले हैं, एक भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पूरे एंगेजमेंट टीम में इंक्लूडिंग सीनियर पार्टनर अगर कोई भी व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आपके ऑडिट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और वो कॉम्प्रोमाइज इन ऑडिट क्वालिटी विल लीड टू इनएप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट या इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन इन अ गिवन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। The engagement team is responsible for implementing procedures that safeguard independence, such as monitoring relationships with the audit client, reviewing any potential financial or personal interest that could threaten independence, and ensuring compliance with the firm's independence policies. Point number 3. Additionally, the team must provide information related to independence back to the firm so that the firm can take appropriate action if any threat to independence are identified. For example, if a member of the engagement team has a close personal relationship with a senior officer of the client, this must be reported, and
appropriate safeguards must be implemented to preserve the independence of the audit. So independence is very very critical. Independence के लिए अगर कोई छोटी सी भी थ्रेट आपको दिखती है तो इमीडिएटली आपको अपने सीनियर पार्टनर को बताना है एंड अकॉर्डिंगली फर्म में जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करते हुए आइदर उस पर्टिकुलर टीम मेंबर का इंडिपेंडेंस इंश्योर करो या फिर उस टीम मेंबर को टीम से हटा के दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दो. ये 2-3 सिनेरियोज आपके पास होने वाले हैं. By ensuring independence through quality control measures, the engagement team helps maintain the credibility and trustworthiness of the audit process. तो ये सारी चीजें आपको इंडिपेंडेंस से रिलेटेड फॉलो करनी है. फिर इस पूरे के पूरे पैराग्राफ नंबर 3 का कंक्लूजन क्या आता है? In summary, the engagement team plays a pivotal role in practical implementation of the quality control measures within the context of firm's broader system. यानी फर्म की ब्रॉडर सिस्टम तो है, लेकिन सिस्टम होने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, डिजायर्ड रिजल्ट या आउटपुट नहीं मिलेंगे. हमारे पास दुनिया भर की सबसे टॉप सबसे बेस्ट किताबें हैं ऑडिट्स, जो भी बेस्ट टीचर्स है उनकी किताब हमारे पास है ऑडिट की, लेकिन हमारे शेल्फ में रखी है. जब तक हम उस किताब को निकाल के पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम में आंसर लिखेंगे नहीं, तब तक हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलने वाला है क्या? नहीं. सिमिलर लॉजिक अप्लाइज टू द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स. फर्म में बहुत तगड़ी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स होंगी, लेकिन जब तक एंगेजमेंट टीम उस पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को अप्लाई नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते, तब तक ऑडिट में जो एक सर्टन क्वालिटी या बेंचमार्क की जरूरत हमें होती है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे. सो इंप्लीमेंटेशन के ऊपर सारा का सारा क्वालिटी का दारोमदार बेसिस रखता है. ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. तो अभी हमारे इस डिस्कशन का ऐसे 220 के जो स्कोप है उस डिस्कशन में आखिरी पैराग्राफ हमें डिस्कस करना है, जो कि है हमारा पैराग्राफ नंबर 4. उसका हेडिंग है रिलायंस ऑन द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बाय एंगेजमेंट टीम्स. यानी ये जो एंगेजमेंट टीम्स होती है उनके पास एक राइट होता है, राइट टू वो एंटाइटल्ड होती है, यानी वो फर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भरोसा रख सकती है. ऐसा ऐसे 220 आपको बता रहा है. उसमें की पॉइंट्स हमें क्या क्या मिले? पहला की पॉइंट, entitlement of engagement teams to rely on firm's quality control system. Point number 2, conditions under which reliance on the firm's quality control system is justified and exceptions to relying on the firm's quality control system. Point number 4, role of external information in evaluating firm's quality control system. एकदम सिंपल पैराग्राफ है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जो मैं रीड करता हूं उसे सुनो और उसे अंडरस्टैंड करो. तो सबसे पहला वाला की पॉइंट जो हमारा है, एंटाइटलमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम्स टू रिलाई ऑन फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल. उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? एंगेजमेंट टीम्स कैन यूटिलाइज द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम टू गाइड देयर ऑडिट प्रोसेस. जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसका फर्म में जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है उनका यूज करके अपना ऑडिट का काम आप कर सकते हो. देन मिनिमाइजिंग द नीड टू क्रिएट इंडिपेंडेंट क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क फॉर ईच एंगेजमेंट. आपको हर बार नए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने की जरूरत नहीं है. जो एग्जिस्टिंग चीज है उसी को फॉलो करो, उसमें से आपके स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट में जो चीजें अप्लाई होती है उनको इंप्लीमेंट करो. एक्सप्लेनेशन क्या कहता है यहाँ पर? द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इज डिजाइन टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंप्लायंस अक्रॉस ऑल ऑडिट एंगेजमेंट्स. ऐसे 220 recognizes that the engagement teams have the right to rely on the system. This means that the audit team doesn't need to recreate a new set of controls for every engagement, but can instead trust the policies and procedures already established by the firm. तो इनका कहना क्या है कि भाई साहब जो भी ऑडिटर है उसे दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, SQC1 के बारे में और SA 220 के बारे में. SQC1 पूरी की पूरी फर्म में क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट कराएगा और SA 220 इंडिविजुअल ऑडिट एंगेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट कराएगा. तो जो ऑडिट एंगेजमेंट टीम होती है उसे हर बार नई क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स बनाने की जरूरत नहीं है. जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में से आपके ऑडिट में जो चीजें अप्लाई होती है उन्हें अप्लाई करो. द एंगेजमेंट टीम कैन डिपेंड ऑन द फर्म स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज सच एज procedures related to independence, ethics, human resources, engagement performance. By relying on the firm's system, engagement team ensure that they are following consistent approach that meets professional standards and regulatory requirements. और ये जो हम बात करते हैं ना कि आप
फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम या प्रोसीजर्स के ऊपर रिलाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी काम आज तक फर्म में किया है उस उन सारे काम का एक्सपीरियंस आपके फर्म में पहले से एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर आप अपने करंट एंड फ्यूचर एंगेजमेंट को परफॉर्म करिए, ताकि आपका जो काम है वो कंसिस्टेंट रहे, वो क्वालिटी वाला रहे और मार्केट में आपका रेप्यूटेशन एंड ट्रस्टवर्दीनेस बना रहे। ये सारी चीजें आप तभी अचीव कर पाओगे जब आप हर बार एक अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट या अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करोगे। पॉइंट नंबर 3, However, this reliance is not absolute। अब यहां पर ऐसे 220 क्या कहता है कि भाई साहब आप अपने फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पे रिलाई कर सकते हो, लेकिन एक एक्सेप्शन के साथ। दिस रिलायंस इज नॉट एब्सोल्यूट, यानी एकदम अंधा विश्वास नहीं रखना है। इट मस्ट बी वेड अगेंस्ट द एविडेंस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच स्पेसिफिक ऑडिट। देखो, समझो, ऑब्जर्व करो एंड देन जो सही है वो फॉलो करो। अंधा विश्वास नहीं रखना है क्वालिटी प्रोसीजर्स के ऊपर। हो सकता है वो जो ओवरऑल प्रोसीजर्स बनाई है उसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस करके अपने ऑडिट में अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी चेंजेस है, जो भी छोटा मोटा फाइन ट्यूनिंग है, वो हमेशा आपको करते रहना पड़ेगा। देन दूसरा की पॉइंट हमारे पास क्या आता है, कंडीशंस अंडर विच रिलायंस ऑन द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इज जस्टिफाइड। यानी ऐसे कौन से कंडीशंस है जब आप फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के ऊपर भरोसा कर सकते हो, आपका भरोसा करना जस्टिफाइड है। कॉन्टेक्स्ट क्या है इस पॉइंट का, reliance on the firm's quality control system is acceptable when the system is robust and there are no indicators of flaws or non-compliance। तो आपको भरोसा करने से पहले, यानी आपकी ऑडिट फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर भरोसा करने से पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सिस्टम्स रोबस्ट है और उस सिस्टम में ऐसे कोई भी इंडिकेटर्स नहीं है जो पॉइंट आउट करते हैं फ्लॉज या नॉन कंप्लायंस। तो सिस्टम रोबस्ट होनी चाहिए, किसी प्रकार के कोई फ्लॉज नहीं होने चाहिए एंड हर चीज का कंप्लायंस होना चाहिए। जहां पर भी नॉन कंप्लायंस है वहां पर आप ट्रस्ट उस पर नहीं रख सकते। Point number B, explanation. Reliance on the firm's quality control system is justified when the system is functioning properly, providing reasonable assurance that the audit engagement complies with professional standards। ठीक है, तो सिस्टम रोबस्ट होनी चाहिए, प्रॉपरली फंक्शन करनी चाहिए, तभी आप उस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट अपना रख सकते हो। The firm's system typically covers areas like staff training, audit methodology, independence and ethical standards। तो जो भी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होगी वो कौन से एरियाज को कवर करती है, स्टाफ का ट्रेनिंग, ऑडिट मेथोडोलॉजी, इंडिपेंडेंस एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। इन चीज़ों को फर्म की ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कवर अप करती है। तो ये 4 सेगमेंट्स जो है, स्टाफ ट्रेनिंग, ऑडिट मेथोडोलॉजी, इंडिपेंडेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इसमें आपकी सिस्टम रोबस्ट होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए एंड हर चीज का कंप्लायंस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, टू डिटरमाइन वेदर रिलायंस इज जस्टिफाइड द एंगेजमेंट टीम मस्ट। अब आप जो सिस्टम के ऊपर भरोसा करने वाले हो वो जस्टिफाइड है या नहीं, उसको क्रॉस वेरीफाई आप कैसे करोगे, तो इन 3 पॉइंट्स का असेसमेंट आपको करना पड़ेगा। इन 3 पॉइंट के ऊपर आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। पहला, असेस वेदर द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अलाइंस विद एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी सारे के सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है। दूसरा, confirm that the quality control system addresses all critical aspects of audit engagement such as client relationships, personal competence and legal compliance। मतलब क्या कि जो भी एंगेजमेंट आप एक्सेप्ट करते हो लीगली, सारा कुछ जो कम्युनिकेशन है, एक्सेप्टेंस है, वो लीगल चैनल्स के थ्रू होना चाहिए। उसके बाद क्लाइंट की रिलेशनशिप्स आपकी प्रॉपर लीगली मेंटेन होनी चाहिए। देन पर्सनल कॉम्पिटेंस, यानी आपके ऑडिट फर्म में जो भी हायरिंग होता है वो हायरिंग बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस होना चाहिए। ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर नौकरी नहीं देना है, अगर वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट है तो ही उसे हायर करिए। एंड देन लीगल कंप्लायंस, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को अपनी इंडस्ट्री में काम करते हुए जो भी लीगल कंप्लायंसेस करने हैं वो उसने फुलफिल करने चाहिए। तीसरा टेस्ट आप क्या करोगे, evaluate firms monitoring mechanism which ensure that any issues with quality control are identified and resolved on a timely manner। यानी जो आपकी रोबस्ट सिस्टम है उस रोबस्ट सिस्टम को चेक करने के लिए आप ये 3 पैरामीटर्स का चेकिंग करोगे।
अगर ये तीन पैरामीटर्स आपके फुलफिल होते हैं, इसका मतलब इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम आपकी तगड़ी है। आप एज अ एंगेजमेंट टीम अपने फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के ऊपर भरोसा कर सकते हो, आपका भरोसा करना जस्टिफाइड है। If the firm's system meets these conditions, the engagement team can confidently apply the quality control measures without needing to introduce additional safeguards. Point number 3, exceptions to relying on the firm's quality control system। यानी exceptions ऐसे कौन से circumstances है जहां पर आप अपने फर्म के quality control procedures के ऊपर rely नहीं कर सकते। Context: there are situations where relying on the firm's quality control system may not be appropriate, especially when the information indicates potential deficiencies in the system. Explanation: while engagement teams are generally permitted to depend on the firm's quality control system, exceptions arise when there is evidence suggesting that the system may not be functioning as intended. This could happen in several cases, यानी deficiencies identified in previous audits, regulatory actions or sanctions, internal और external information। यानी अगर ये तीन इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये तीन सिनेरियोज अगर किसी ऑडिट फर्म में एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब उस ऑडिट फर्म की जो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वो रिलायबल नहीं है। Deficiencies identified in previous audit: if there were past issues or failures in the firm's quality control, the engagement team must exercise caution and investigate whether those issues have been resolved। यानी previous audits की क्वालिटी खराब थी, उसकी वजह से इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दिए गए, ऐसे सिनेरियोज को आपको आइडेंटिफाई करना है और कॉशन के साथ आगे बढ़ना है। Then regulatory actions or sanctions: if the firm has been subject to regulatory scrutiny or penalties due to quality control failures, the engagement team must reassess the reliability of the firm system। ऐसा बहुत बार होता है कि कहीं पर कोई स्कैम होता है और उस स्कैम में ऑडिटर भी इन्वॉल्व होता है। ऑडिटर को पता होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्कैम हुआ है। इंटरनल सिस्टम आपकी क्या कहती है? इंटेग्रिटी के साथ काम करो, ऑनेस्टी के साथ काम करो। जो ऑडिट एविडेंस आप गैदर करते हो उसी ऑडिट एविडेंस के ऊपर आपका ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट ओपिनियन बेस्ड होना चाहिए। लेकिन पैसों के चक्कर में या किसी और प्रेशर्स के चलते हुए वो ऑडिट ओपिनियन मैनिपुलेट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे बड़े बड़े फर्म्स के ऊपर भी लीगल एक्शन हुआ है इन द पास्ट। जब आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे बिग फोर के नाम मिलेंगे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, उनके पार्टनर्स के ऊपर भी बैन लगा है। कुछ सर्टन एरियाज में, कुछ सर्टन केसेस में उस फर्म के ऊपर भी बैन लगा है, वो फर्म प्रैक्टिस नहीं कर सकती फॉर अ पीरियड ऑफ सर्टन ईयर्स। तो ये सारे जब ये पैरामीटर्स आपको गड़बड़ी दिखेगी, इसका मतलब क्या? एज एन एंगेजमेंट टीम, एज अ इंडिविजुअल पर्सन वर्किंग इन एनी ऑडिट फर्म, आप अपने इंटरनल सिस्टम के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, अंधा विश्वास नहीं रख सकते, आपको कॉशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अदर पार्टीज सच एज इंटरनल रिव्यूज or client complaints may reveal gaps in the firm's quality control system, warranting a more independent approach by the engagement team. In such situations, the engagement team may need to apply more rigorous oversight, introduce additional procedures or report their concerns to firm leadership to ensure that quality control standards are being met। तो इसका मतलब सिंपल भाषा में एकदम आपको ध्यान में रखना है कि एक्सेप्शंस ऐसे कौन से सिनेरियोज है जहां पर आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। तो ये 3 सिनेरियोज है जहां पर आपको कॉशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। डिटेल में चेकिंग करके खुद को इंश्योर करो कि सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रही है, उसके बाद ही आप अपने ऑडिट फर्म के इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के ऊपर विश्वास रख सकते हो। देन पॉइंट नंबर 4, रोल ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इन इवेल्युएटिंग द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। इस पॉइंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है? External information plays a critical role in helping engagement team determine whether the firm's quality control system is trustworthy or effective। अब हमारे इंटरनल फर्म के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो तो हमें फीडबैक देंगे, ठीक है, लेकिन अगर कोई क्लाइंट या कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है बाहर के व्यक्ति से, तो उसे भी हमें एकदम सही तरीके से कंसीडर करना है। कोई भी व्यक्ति आके डायरेक्टली झूठ तो नहीं बोलेगा। पहले जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फीडबैक हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलता है उसका पहले एनालिसिस करो, पहले उसका टेस्टिंग करो कि क्या सही में ये सही इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें या ऐसे ही गलत
इंफॉर्मेशन दे रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स के निकल के फिर बाद में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आती है उसके ऊपर एक्शन लेना है या नहीं लेना है। External information plays a critical role in helping engagement team determine whether the firm's quality control system is trustworthy or effective. यहाँ पर explanation देखो। External information can come from various sources such as regulators, professional bodies or third-party audits and can significantly influence the engagement team's judgment about the firm's quality control system. This information is essentially identifying potential risk, flaws within the firm's system that may not have been एविडेंट इंटरनली। ऐसा होता है कि हमारी फर्म के तरफ उतना हमारा ध्यान नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में एक पीयर ऑडिट होता है, यानी दूसरे लोग आके हमारे फर्म का ऑडिट करते हैं, यानी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पीयर ऑडिट हमारा करते हैं और वो हमें बताते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज़ों में फ्लॉ या फॉल्ट है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेस है। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस कौन से रेगुलेटर्स हमें बता सकते हैं, प्रोफेशनल बॉडीज हमें बता सकती है, थर्ड पार्टी ऑडिट्स यानी हमारी फर्म का किसी और व्यक्ति ने ऑडिट किया तो वो हमें बता सकता है कि हमारे सिस्टम में क्या क्या कहाँ पे गड़बड़ी है, फिर वो गड़बड़ियों को ध्यान में ला के हमें उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। Examples of external information: regulatory reviews or findings, peer reviews or industry feedback, and client feedback or complaints. Regulatory bodies may publish reports on the firm's quality control practices, highlighting areas of concern that the engagement team needs to address. Peer reviews or industry feedback. Feedback from peer auditors or industry professionals can provide insights into whether the firm's quality control meet current standards. Then तीसरा सोर्स क्या होता है, क्लाइंट फीडबैक और कंप्लेंट्स। क्लाइंट्स में रेज कंसर्न्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट प्रोसेस, सिग्नलिंग पोटेंशियल वीकनेसेस इन द फर्म्स सिस्टम। तो आपको अपने इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के बारे में इन 3 सोर्सेस से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इन तीनों सोर्सेस की इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझो, उनका एनालिसिस करो एंड अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो उसके रिलेटेड एक्शन आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। If such external information raises doubts about the robustness of the firm's quality control system, the engagement team must take appropriate steps to evaluate the system more critically and, if necessary, adjust their reliance on it. Then, पैराग्राफ नंबर 4 का कंक्लूजन क्या कहता है? ऐसे 220 outlines that the engagement teams are generally entitled to rely on the firm's established quality control system, but this reliance is contingent upon the system being effective and free from deficiencies. सिस्टम इफेक्टिव है और deficiencies नहीं है, तब जाके हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं। Point number 2, the engagement team must assess whether the firm's system aligns with professional standards and evaluate the reliability of external information and identify any expectations that may require additional scrutiny. Point number 3, by following these guidelines, the engagement team ensures that the audit process maintains the highest standard of quality and independence. तो मित्रों, इस तरीके से हमारा ऐसे 220 का जितना भी डिस्कशन था रिगार्डिंग स्कोप ऑफ ऐसे 220 वो डिटेल में हम लोगों ने एकदम पैराग्राफ नंबर 1 से 4 तक एंड A1 एंड A2 एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब मुझे ये पूरी गारंटी है, मैं ये ऐसा अज्यूम भी करता हूँ और मुझे विश्वास भी है कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन बहुत काम में आने वाला है और आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में भी आया है। और जहां पर भी आपको डाउट है ना, तो वीडियो के उस सेगमेंट में जाके आप पॉज कर लेना। अब अगर ऐसा हो सकता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन किसी स्टूडेंट को या किसी व्यूअर को ना समझ में आए, तो आपके पास एक ऑप्शन है, वीडियो के उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जाइए, पॉज करिए वीडियो को और ऑन स्क्रीन आपके जो भी ये नोट्स दिखते हैं उनको पढ़िए। अगर मेरा वर्बल एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये नोट पढ़ने के बाद डेफिनेटली वो वाला पोर्शन और मेरा एक्सप्लेनेशन दोनों मैच हो जाएगा और आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो और अगले वीडियो में जो है हम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 220 इस पोर्शन को कवर करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, आई होप कि आपको ये वीडियो एकदम वैल्यूएबल आपके लिए साबित होगा, आपको सारी चीजें समझ में आ गई है और मेरी जो मेहनत है टू ड्राफ्ट दीज नोट्स, इससे आपको फायदा होगा, इस मटेरियल से आपको फायदा होगा, स्टूडेंट्स को भी एंड प्रोफेशनल्स को भी। सो ऑन दिस नोट ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। जाने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड
शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि उससे मुझे इंस्पिरेशन डेफिनेटली मिलेगी। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।